ढंग टंग ढंग टंग ढंग टंग स्कैम 1992। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स और ये है चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का आखिरी लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कैपिटल मार्केट एंड द रिफॉर्म्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो का महत्व बहुत है क्योंकि प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप नए हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइए, पूरा चैप्टर वाइज आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स के, ओसीएम के, एसपी के, आईएमपी क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, बहुत सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाएंगे ऑन अवर टेलीग्राम चैनल एज वेल। तो जरूर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पे 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और फायदा उठा रहे हैं आईएमपी नोट्स और पीडीएफ का। तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, जरूर एक बार टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का वीडियो क्विकली शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें कैपिटल मार्केट की तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो कैपिटल मार्केट है ये लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए है। लॉन्ग टर्म फंड्स, मनी मार्केट जो है ये शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए था, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए है। यहां पर इन्वेस्टर्स की जो सेविंग्स है उसे मोबिलाइज किया जाता है और बोरोवर्स तक पहुंचाया जाता है ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए अपना कामकाज जो है अच्छे से चला पाए। याद रखिए, बोथ इक्विटी एंड डेट रेज्ड विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री आर मैनेज्ड इन द कैपिटल मार्केट। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक ऐसा पैसे का कुआं है ना जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। जबरदस्त सा ये कैपिटल मार्केट। डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव कैपिटल मार्केट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, यानी इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो इस मार्केट के इफेक्टिव डेवलपमेंट से ही होता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रेड और इंडस्ट्री सेक्टर जो है ये पैसा लेने के लिए आते हैं। इनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, एग्रीकल्चरल सेक्टर को और इंडस्ट्री और ट्रेड सेक्टर को बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत होती है। और इनको पैसे मिलते कहां से? तो इनको पैसे मिलते हैं इंडिविजुअल सेवर्स के, कॉर्पोरेट सेविंग से पैसे मिलते हैं, बैंकों से मिलते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज से मिलते हैं, या कई ऐसी संस्थाएं होती हैं, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जो इन्हें सप्लाई करती हैं लॉन्ग टर्म फंड्स। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री और ट्रेड का सेक्टर जो है ना वो पैसे मांगता है, उसको जरूरत है, डिमांड करता है वो, और उसको सप्लाई करते हैं कैपिटल मार्केट में ये लोग जो इंडिविजुअल सेवर्स हैं, कॉर्पोरेट जो सेविंग्स हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये पैसे सप्लाई करने का काम करती हैं। तो कुल मिलाकर के कैपिटल मार्केट का ये मैंने आपको ब्रीफ दिया है। अब चलिए आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कैपिटल मार्केट। पिछले वीडियो में हमने कैपिटल मार्केट का रोल क्या है वो समझा था, आज जरा प्रॉब्लम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है, फाइनेंशियल स्कैम्स। जी हाँ, ढंग टंग ढंग टंग ढंग टंग स्कैम 1992। हर्षद मेहता वाले स्कैम तो आपने देखे ही होंगे वेब सीरीज के माध्यम से। ऐसे कई स्कैम, कई घोटाले जो हैं हमारे कैपिटल मार्केट में हो चुके हैं। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स have resulted in irreparable loss for the capital market। कई करोड़ों अरबों का नुकसान हो चुका है। Besides this, it has also led to public distrust। पब्लिक का भरोसा टूट गया है। And loss of confidence among the individual investor की साला यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं डूब ना जाए, कोई लेके साला रफू चक्कर ना हो जाए हमारे पैसों को, और इसीलिए ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम की बात करें तो दूसरा प्रॉब्लम है इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन। इनसाइडर ट्रेडिंग, हाँ, पहले से मतलब बाहर वालों को पता चले उससे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाती है। अंदर अंदर के लोग ही बिक जाते हैं और अपने अपने वाले लोगों को इंपॉर्टेंट जानकारियां दे देते हैं। इससे क्या होता है? प्राइस का मैनिपुलेशन होता है, जबरदस्ती शेयर के भाव को बढ़ाया जाता है, कई शेयर के भाव को गिराया जाता है। और ये खेल जो है ना ये एक्चुअल ओरिजिनल नॉर्मल कस्टमर के लिए हानिकारक होता है, इन्वेस्टर के लिए हानिकारक होता है। वो बेचारा समझ ही नहीं पाता क्या हो रहा है और अंदर के अंदर ही उसका गेम हो जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग मींस buying or selling of security by someone who has access to non-public information or unpublished information।
तो वो आदमी जिसको सारा इंफॉर्मेशन पहले से मालूम है वो तो राइट टाइम पे राइट चीज ही परचेस करेगा, उसको मालूम है क्या उठेगा और क्या गिरेगा। एंड दैट इज व्हाई फॉर पर्सनल बेनिफिट वो ऐसा करता है। प्राइस मैनिपुलेशन और प्राइस रिगिंग on the other hand means simply raise the prices of shares through buying and selling of shares within certain individuals themselves, यानी अपने अपने दोस्तों में, यारों में, जहां पर अच्छी पहुंच है, जहां पर अच्छा जैक लगा हुआ है, वहां से इनसाइडर ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। दो प्रकार के पहले प्रॉब्लम्स जो है, बेसिक प्रॉब्लम्स जो है वो यहां पर बताए गए। तीसरा इसके आगे के प्रॉब्लम्स की बात करें हम दोस्तों, अगले प्रॉब्लम की यहां बात करें दोस्तों तो अगला प्रॉब्लम है डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। और यहां पर दोस्तों जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, इन्होंने एक शार्प डिक्लाइन देखा है। Sharp decline in the volume of trade because of investors prefer to trade in securities listed in premier stock exchange like BSE and NSE। मतलब क्या है कि यार ज्यादातर लोग भरोसेमंद स्टॉक एक्सचेंज जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और NSE है, इस पे भरोसा करते हैं। इसमें जो लिस्टेड हैं उन्हीं पर भरोसा करते हुए उन्हीं में जो लिस्टेड कंपनीज है उन्हीं के शेयर्स परचेज करते हैं। तो वॉल्यूम बाकी चीजों में कम दिखाई देता है, डिक्लाइन हो चुका है और कम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये नजर आता है। अगला पॉइंट अगर देखें प्रॉब्लम्स का तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी। इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, और मार्केट इज सेट टू बी इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट इफ अ कंपनीज स्टॉक प्राइसेस इनकॉर्पोरेट ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। मतलब अच्छा है अगर स्टॉक प्राइस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिली हुई है, लेकिन अगर आप करंट प्राइस के अंदर ऐसा सबको कंसिडर नहीं करेंगे तो एफिशिएंट नहीं रहेगा। हाउएवर द स्टॉक मार्केट इन इंडिया लैक्स इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी कंपेयर्ड टू एडवांस्ड कंट्रीज। अपने देश में आज भी ये प्रॉब्लम देखा जाता है कि यार पूरी तरह से एफिशिएंसी इंफॉर्मेशन की नहीं मिल पाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने देखे दोस्तों, ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने देखे। अब इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए कई रिफॉर्म्स भी हमारी सरकारों ने लाए हैं। हमारी सरकार ने स्कैम्स को रोकने के लिए एक सेबी नाम की संस्था का गठन किया। जी हां, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988 but given statutory powers in 1992 to protect the interest of investors, ताकि ऐसे घोटाले ना हो। सेबी की जांच पड़ताल के तहत ही सारा रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ही काम होगा एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो सेबी संस्था का गठन हुआ, तब से बड़ा रिफॉर्म जो है वो शुरू हो गया देश के अंदर। इसके अलावा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एक लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इसका गठन भी 1992 में किया गया। देन कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम SBTS वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी अब झोल झपाटे ना हो, हेरा फेरी ना हो, इसके लिए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को लाया गया, तो मॉडर्नाइजेशन को भी अपना लिया गया। डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी दे दी गई। It has been introduced since 1996 to facilitate easy purchase and sale of shares by the investor through the electronic method। तो ये चार इंपॉर्टेंट तो थी। इसके अलावा दूसरे दो और थे, जिसमें अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ADR जिसको बोलते हैं, और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट GDR जिसको बोलते हैं। ये ग्लोबल फंड्स को इंडियन कंपनीज जो है वो परमिट करें, इसके लिए लाया गया एक्सेस टू ग्लोबल फंड्स बाय इंडियन कंपनीज, यानी दुनिया के पैसे अगर हमारी कंपनीज को चाहिए तो वो ADR और GDR के जरिए ले सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। इसको इंक्रीज एक्सेस दिया गया। आखिर में इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड IEPF वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 2001 ईयर टू प्रमोट इन्वेस्टर्स अवेयरनेस, यानी जागरूकता आए, उनको प्रोटेक्शन मिले अपने हक का, अपने अधिकार का। इसके लिए ये स्कीम भी शुरू की गई, जिसके अंदर इन्वेस्टर को गाइड किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा, क्या धोखे हो सकते हैं, क्या खतरे हो सकते हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रोटेक्शन फंड उनका बनाया गया, और ये सारी चीजों के जरिए कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म्स भी किए गए, यानी जो प्रॉब्लम्स हमने देखे उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सरकार ने निकालने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो के जरिए आपको कैपिटल मार्केट के प्रॉब्लम्स और उनके रिफॉर्म समझ में आए होंगे। हमने इस प्रकार पूरा 9th चैप्टर जो है कंप्लीट किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप जरूर प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिंज वॉच कर सकते हैं आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के। साथ ही साथ आपको 12th इकोनॉमिक्स, 12th OCM की पूरी इस साल की नई प्लेलिस्ट भी
मिल जाएगी, आप वहां से भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहने वाले हैं। नए लाइव सेशंस रिवीजन के भी जल्दी शुरू होने वाले हैं, तो अपने चैनल को दोस्तों तक पहुंचाइए और प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।